अभय शर्मा क्लासेस में बच्चों आप सभी का स्वागत है। बच्चों हम लोग परसेंटेज चैप्टर में आज सेट थ्योरी या वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले इसके कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए बच्चों, होता क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप ये मान लीजिए कि एक क्लासरूम हम इमेजिन करते हैं। एक क्लासरूम में 3 कतार हैं, 3 रो हैं जिसमें बच्चे बैठे हुए बहुत सारे। पहली रो में 10 बच्चे ऐसे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में पास है, मान लीजिए हिंदी में पास हैं। तो मैं लिख देता हूं ओनली पास ओनली इन हिंदी। ठीक है। दूसरी रो में 10 बच्चे ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में पास हैं। तो मैं लिख देता हूं पास ओनली इन इंग्लिश। ठीक। और तीसरी रो में 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि हिंदी में भी पास हैं और इंग्लिश में भी पास हैं। तो हम इसको लिखेंगे पास बोथ सब्जेक्ट, पास बोथ सब्जेक्ट, पास बोथ सब्जेक्ट। ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हम दो विषय का, दो सब्जेक्ट का एक एग्जाम देते हैं तो हमारा रिजल्ट 3 प्रकार से बन सकता है। हम क्वालिफाई कितने प्रकार से कर सकते हैं या डिस्क्वालीफाई कितने प्रकार से कर सकते हैं वो समझना आप। जैसे मैंने हिंदी और इंग्लिश का 2 सब्जेक्ट का टेस्ट दिया तो मैं 3 प्रकार से, 3 टाइप से पास हो सकता हूं। पहला केवल हिंदी में पास, दूसरा केवल इंग्लिश में पास और तीसरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास। तो 3 प्रकार से क्वालिफाई कर रहा हूं मैं। जब मैं बोलता हूं केवल हिंदी में पास, इसका मतलब सेकंड सब्जेक्ट में मैं फेल हो रहा हूं। जब मैं बोलता हूं केवल इंग्लिश में पास, इसका मतलब बाकी हिंदी में मैं फेल हो रहा हूं। और तीसरा टाइप क्या बना, दोनों सब्जेक्ट में पास। तो अगर हम 2 विषय का, 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हैं तो हमारा रिजल्ट 3 प्रकार से बन सकता है। केवल हिंदी में पास, केवल इंग्लिश में पास और दोनों सब्जेक्ट में पास। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो जो बच्चे केवल इंग्लिश हिंदी में पास हैं उनको हमने पहली रो में बैठा दिया, 10 बच्चे हैं। दूसरी रो में वो 10 बच्चे हैं जो केवल इंग्लिश में पास हुए हैं। इसका मतलब ये बच्चे हिंदी में फेल हैं और ये बच्चे इंग्लिश में फेल हैं, राइट। अच्छा, तीसरी रो में हमने ऐसे बच्चों को बैठाया जो हिंदी में भी पास हैं और जो इंग्लिश में भी पास हैं। ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर है और आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि इस प्रकार से ये 10 बच्चे अलग हैं, ये 10 बच्चे अलग हैं और ये 10 बच्चे अलग हैं। तो कुल मिला के 10 और 10 और 10 30 बच्चे ऐसे हैं जो डिफरेंट टाइप से क्वालिफाई किए एग्जाम को या अलग अलग प्रकार से वो पास हुए। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ बोल सकते हैं टोटल पास बच्चों की संख्या कितनी है, 30 है। अलग अलग प्रकार से 2 विषय के एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले बच्चे कितने हैं, 30 है। 3 प्रकार की कैटेगरी है। पहली केवल हिंदी में पास, दूसरी केवल इंग्लिश में पास और तीसरी दोनों सब्जेक्ट में पास। ठीक है। अब यहां एक टीचर आता है और आवाज लगाता है, बच्चों से हाथ खड़े करवाता है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो हिंदी में पास हुए। ठीक है। आप देखिए वो क्या बोलता है, पास इन हिंदी। अब एक शब्द पे ध्यान देना, यहां लिखा है मैंने पास ओनली इन हिंदी, केवल हिंदी में पास। और मैं यहां क्या लिख रहा हूं, पास इन हिंदी। इन दोनों सेंटेंस में कोई अंतर है या नहीं, इसमें ओनली लगा, इसमें ओनली नहीं लिखा। तो जब मैं बोलता हूं पास इन हिंदी तो आप मुझे बताइए इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो हाथ खड़ा करेंगे कि हिंदी में पास हो गए। तो देखो ये लोग तो 10 हिंदी में पास हैं ही, ये 10 तो हिंदी में पास हैं, लेकिन ये 10 भी हिंदी में पास हैं। देखो पास बोथ सब्जेक्ट में लिख रहा हूं, पास बोथ सब्जेक्ट का मतलब ये 10 बच्चे हिंदी में भी पास हुए और ये बच्चे इंग्लिश में भी पास हुए। तो टीचर तो आवाज लगा रहा है कि भैया जो जो हिंदी में पास हो गए वो अपने हाथ खड़े कर दें। तो ये बच्चे भी 10 हिंदी में पास हैं और ये 10 बच्चे भी हिंदी में पास हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 20 बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो हिंदी में पास हुए, 20 बच्चे क्लास में ऐसे जो हिंदी में पास हुए। फिर वो कहता है कि पास इन इंग्लिश, ऐसे बच्चे हाथ उठाएं जो कि इंग्लिश में पास हुए। तो देखो फिर ये 10 बच्चे हाथ उठाएंगे क्योंकि इंग्लिश में पास हो रहे हैं ये, और ये 10 बच्चे भी हाथ उठाएंगे क्योंकि ये इंग्लिश में भी पास हैं और ये हिंदी में भी पास हैं। तो यहां तो ये पूछ रहे हैं इंग्लिश में पास कितने बच्चे हैं, तो ये भी इंग्लिश में पास है और ये भी इंग्लिश में पास है। तो फिर कितने हाथ उठ जाएंगे, 20 हाथ उठ जाएंगे। ठीक है।
फिर वो कहते हैं पास इन बोथ सब्जेक्ट। ऐसे बच्चे हाथ उठाएं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में। ये हिंदी में तो पास है लेकिन इंग्लिश में फेल है, हाथ नहीं उठाएंगे। ये इंग्लिश में पास है लेकिन हिंदी में फेल है, ये भी हाथ नहीं उठाएंगे। ये हिंदी में भी पास हैं और इंग्लिश में भी, तो ये 10 लोग हाथ उठा देंगे। ठीक है ना, ये 10 लोग हाथ उठा देंगे। तो आप देखो टीचर का जो एनालिसिस गया वो कहता है हिंदी में 20 बच्चे पास हो गए, इंग्लिश में 20 बच्चे पास हो गए और दोनों सब्जेक्ट में 10 बच्चे पास हो गए। इसका मतलब बच्चे कितने पास हो गए? 50। ठीक है, एक्चुअली बच्चे तो 30 पास हुए हैं, लेकिन यहां क्या समझ में आ रहा है, बच्चे कितने पास हो गए? 50। कहीं गड़बड़ हो गई टीचर से? तो आप समझ जाइए गड़बड़ क्या हुई है। इन 10 बच्चों को हमने यहां भी शामिल किया, यही 10 बच्चे फिर यहां भी शामिल आ रहे हैं, और यही 10 बच्चे फिर हमने लास्ट में यहां भी लिख लिए। तो इस 10 का जो डेटा है वो बार बार हम लिख रहे हैं, तो ये डाटा इनकरेक्ट हो गया, एरर है इस डाटा में। और आपको जो भी न्यूमेरिकल एग्जाम में दिए जाएंगे उसमें आपको ये एरर वाला ही डाटा दिया जाएगा। आप एक्चुअल डाटा कैसे बनाओगे भाई? इस 10 को एक ही बार तो यूज करना है हमको, तो इसमें से भी उस 10 को हटा दो, इसमें से भी 10 को हटा दो और ये वाले 10 को जोड़ दो। जब इसमें से 10 को हटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। इस 20 में से भी 10 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 10। अब एक बार इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? ये 30। तो ये हमारा एक्चुअल डाटा आएगा। तो आप समझ लेना क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन आती है वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हमको फिल्टर करना होता है। तो हमेशा हमको क्वेश्चन में इस पैटर्न पर डेटा दिया जाएगा जहां पर एक डाटा बार बार काउंट हो रहा होगा। ठीक है, तो एक तो ये ढंग था सवाल को समझने का, और दूसरा ढंग इसको ही हम वेन डायग्राम से अगर बनाएं तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो रिजल्ट आया था, जो एग्जाम में रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? पास इन हिंदी, पास इन इंग्लिश और हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ सब्जेक्ट। तो ये 20 आ रहा था, ये भी 20 आ रहा था और ये 10 आ रहा था। ठीक है, अब एग्जाम में डाटा इस पैटर्न का होगा। एक्चुअल आंसर हम जानते हैं कितना है, 30 आंसर होना चाहिए, लेकिन इसको देख के क्या लग रहा है, पास कितने हो रहे हैं? 50 हो रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो परसेंटेज में भी ले सकते हो इसको। देखो होता क्या है कि वेन डायग्राम के थ्रू इस सवाल को बनाए अगर हम, तो एक सर्किल एक सब्जेक्ट को शो करेगा। तो ये सर्किल जो है हमारा हिंदी को शो कर रहा है। ठीक है, दूसरा सर्किल हमारा किसको शो कर रहा है? इंग्लिश को शो कर रहा है। यदि हिंदी में 20 बच्चे पास हैं तो ये जो सर्किल है ये पूरा हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 20 बच्चे हैं। इंग्लिश में भी 20 बच्चे पास हैं तो ये वाला सर्किल भी 20 बच्चों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि हिंदी और इंग्लिश में 10 बच्चे पास हैं। अब एक चीज आप समझ लीजिए, यहाँ पे बारीक बात है कि अगर मैं कहता हूं कि हिंदी में 20 पास हैं, हिंदी में 20 बच्चे पास हैं, तो यहाँ दो प्रकार के बच्चे हैं। एक वो जो केवल हिंदी में पास हैं और एक वो जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पास हैं। इस चीज को आप ध्यान देना। मैं बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि पास इन हिंदी, तो इसमें दो प्रकार के बच्चे हैं। कौन कौन से? ओनली हिंदी, ऐसे बच्चे जो ओनली हिंदी में पास हो रहे हैं, और ऐसे बच्चे जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पास हो रहे हैं। ये बात आप समझ लिए ना। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि हिंदी में पास बच्चे 20 हैं, तो इसमें दो प्रकार के बच्चे हैं। एक वो जो केवल हिंदी में पास हुए हैं, एक वो जो केवल हिंदी में, ये वाले बच्चे ये केवल हिंदी में पास हुए हैं, और एक वो जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पास हुए हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये ऐसे बच्चे हैं कि ये इस वाले सर्किल में भी है और ये राशि इस वाले सर्किल में भी है। तो इस वाले पार्ट में जो बच्चे होंगे वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पास होंगे। ठीक है, तो आप समझ लेना अगर हिंदी में पास बोल रहा है तो इसमें दो प्रकार के बच्चे हुए, केवल हिंदी, हिंदी प्लस इंग्लिश, और इंग्लिश में पास बोल रहा है तो इसमें भी दो प्रकार के बच्चे, केवल इंग्लिश और हिंदी प्लस इंग्लिश। तो अगर हम इस सवाल की इसको ही न्यूमेरिकल मान लें और मैं कह रहा हूं हिंदी प्लस इंग्लिश यानी बोथ सब्जेक्ट में पास कितने हो रहे हैं? 10 बच्चे पास, और मान लो 10% है, इस पूरे डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है,
10% बच्चा क्लास का ऐसा है जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पास है, तो ये वाला पार्ट 10% बच्चों को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हिंदी में 20% बच्चे प्राप्त हैं, ये पूरे कितने हैं 20%, तो 20% में से ये वाला 10% हटा दोगे तो बचेगा कितना 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि 10% बच्चा ऐसा है जो केवल हिंदी में पास है, केवल हिंदी में पास है। ऐसे इंग्लिश में अगर देखते हैं, इंग्लिश के 20% बच्चे हैं तो 10% तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही है, और ये पूरा 20 को शो कर रहा है, ये वाला पार्ट 10 को, तो बाकी कितना होगा, बाकी का पार्ट भी कितना होगा 10%। तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं कि 10% बच्चा केवल हिंदी में पास, 10% बच्चा केवल इंग्लिश में पास, और 10% बच्चा ऐसा है जो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पास है। ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं बोलता हूं कि टोटल पास कितना हो रहा है, तो टोटल पास कितना हो गया 10%, 10%, 10%, यानी 30%। तो यहां पे वेन डायग्राम को देखते ही समझ में आया कि ये 3 पार्ट हैं, इन तीनों पार्ट के परसेंटेज वैल्यू का टोटल कितना हो रहा है 30%। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा कितना पास हो गया 30%। अब आप ये बताइए, जब 30% बच्चा पास हो गया तो फेल कितना हुआ। जब पास बच्चा है 30%, जब पास बच्चा है 30%, तो फेल कितना होगा, तो फेल होगा 70%, क्योंकि टोटल तो हमेशा 100% होता है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं, है ना। ये पूरी क्लास का मतलब 100% को शो कर रहा है, ये रेक्टेंगल 100% को शो कर रहा है, और ये 30% है, तो जो बाकी का 70% है वो इन सर्किल के बाहर वाला पार्ट हो गया। बाकी का 70% क्या है, इन सर्किल के बाहर, और इन सर्किल के बाहर जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, अगर ये पास हैं तो वो फेल होंगे। इसका मतलब बाकी का जो 70% बच्चा है वो फेल है, और ये 30% बच्चा पास है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है इसका। तो हमारा ये पैटर्न भी अच्छा है, ये पैटर्न बहुत अच्छा है। बाकी इसमें एक फॉर्मूला भी चलता है ना, फॉर्मूले से हम थोड़ा और फास्ट हो जाते हैं, तो फॉर्मूले को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला है, अगर हम टोटल पास निकालने जाते हैं तो टोटल पास जो होता है वो क्या होता है, वो देखिए, वो होता है, देखो अगर वो कहते हैं कि हिंदी में पास कितने हो रहे हैं X%, इंग्लिश में पास कितने हो रहे हैं Y%, और दोनों सब्जेक्ट में पास कितने हो रहे हैं Z%, तो टोटल पास कितने होंगे X + Y - Z। इस चीज को आप दिमाग में रखना। जैसे मैंने इस वैल्यू को कितना लिया था 20%, इस वैल्यू को भी कितना लिया था 20%, और इस वैल्यू को कितना लिया था 10%। तो x की जगह मैं 20 रख दूं, y की जगह भी 20 रख दूं, और यहां 10 कर दूं, तो आप देखिए कितना आ गया, वही 30% आंसर आ गया, है ना। तो एक फॉर्मूला हमारा ये भी बन सकता है कि हमें टोटल पास निकालना है, तो पास इन वन सब्जेक्ट, पास इन सेकंड सब्जेक्ट, और माइनस पास इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसा करने से हमको टोटल पास मिलाएगा। अगर यहां फेल का डेटा होता तो हम कहते फेल इन वन सब्जेक्ट, फेल इन सेकंड सब्जेक्ट, माइनस फेल इन बोथ सब्जेक्ट। तो एक तरीका हमारा इस फॉर्मूले से भी सवाल को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए। एक परीक्षा में 34% स्टूडेंट मैथ्स में, 42% इंग्लिश में फेल हुए, ठीक है, और 20% स्टूडेंट टोटल फेल है। यदि दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने हुए 20% हुए, तो कुल कितने प्रतिशत छात्र पास हुए ये हमको निकालना है। देखो वो कहते हैं, आप ध्यान दीजिए कि मैथ्स में फेल दिए हैं 34%, ठीक है, और इंग्लिश में फेल स्टूडेंट हैं 42%, और मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश में भी फेल कितने हैं 20%। ठीक है, तो हम टोटल फेल निकाल सकते हैं। हमको बोला जा रहा है गणित में 34% बच्चे फेल हुए, इंग्लिश में 42% बच्चे, मैथ्स और इंग्लिश में फेल कितने हैं 20%। ये जो डेटा है वो हमारा फेल का है। ठीक है, और पूछते कितने हैं कि टोटल पास कितना है, और निकालना क्या है, निकालना है टोटल पास कितना होगा।
अब कई प्रकार से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा गहराई से लेते हैं इसको। आप देखिए, जब मैं बोलता हूं या मैं जब बोलता हूं कि मैंने मैथ्स और इंग्लिश का एग्जाम दिया, तो मैं कितने प्रकार से फेल हो सकता हूं। सबसे पहले तो हमें यह सोचना है, मैथ्स और इंग्लिश का हम एग्जाम देते हैं तो हम 3 प्रकार से फेल हो सकते हैं। केवल गणित में फेल, मैं क्या बोलता हूं, केवल गणित में फेल, केवल मैथ्स में फेल, एक प्रकार। फिर मैं बोलता हूं कि केवल इंग्लिश में फेल, और फिर मैं बोलता हूं मैथ्स प्लस इंग्लिश दोनों में ही फेल, दोनों में ही फेल। तो जब हम कोई एग्जाम देते हैं 2 सब्जेक्ट का, तो हम 3 प्रकार से अपना रिजल्ट बना सकते हैं कि भाई केवल गणित में फेल हुआ मैं, या केवल इंग्लिश में फेल हुआ, या मैं दोनों विषय में फेल हुआ। लेकिन यहां बोला जा रहा है कि मैथ्स में फेल 34% है। जब मैं ये कहता हूं कि मैथ्स में 34% बच्चे फेल हैं, तो इसमें 2 प्रकार के बच्चे होंगे। एक वो जो केवल मैथ्स में फेल हो रहे हैं, एक वो जो केवल मैथ्स में फेल हो रहे हैं, और एक वो जो मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश में भी फेल हो रहे हैं। इस चीज को आप समझ लेना। जब मैं बोलता हूं कि मैथ्स में 34% बच्चे फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब 2 प्रकार के बच्चे हैं इसमें। एक जो केवल मैथ्स में फेल हो रहे हैं, और एक वो जो मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश में भी फेल हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश में फेल 20% बच्चे हैं, वो इस 34% में शामिल हैं। ठीक, दूसरा बोला गया है कि इंग्लिश में 42% फेल हुए, इसमें भी 2 प्रकार के बच्चे हुए। एक वो जो केवल इंग्लिश में फेल हुए, और एक वो जो इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स में भी फेल हुए। बात समझ रहे हैं आप? इंग्लिश में फेल में 2 प्रकार के बच्चे, जो केवल इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, और वो भी जो इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स में भी फेल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये 20% की जानकारी इस 42% में भी है। ठीक है, तो हम डाटा फिल्टर करके भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, या वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं। वेन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत जल्दी क्लियर होता है। जैसे ये टोटल बच्चे हैं, ये बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे 100% बच्चे हैं ये। अब इसमें 2 सब्जेक्ट का पेपर हुआ, 2 सब्जेक्ट का पेपर हुआ। ठीक है, अब आप देखिए, वो कह रहे हैं मैथ्स और इंग्लिश दोनों में 20% बच्चे फेल हो रहे हैं, तो ये वाले बच्चे कितने, 20%। ठीक है, अब ये मैथ्स का सर्किल है। अब मैथ्स में 34% बच्चे फेल हो रहे हैं कुल मिला के। अच्छा, इसका मतलब इस पूरे सर्किल की वैल्यू कितनी होगी, 34। अब 34 में से अगर ये 20 है, तो 34 में से अगर ये 20 घटा दें तो बचा कितना, 14। इसका मतलब 14% बच्चा ऐसा है जो केवल मैथ्स में फेल हुआ है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अब जल्दी क्लियर हो रहा होगा आपको कि ये पूरा 34% है, ये 20% है, तो बाकी का 14% होगा। तो ये कौन से बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल हैं, और ये कौन से बच्चे हुए, जो केवल मैथ्स में फेल हुए। तो केवल मैथ्स में फेल कितने हो रहे हैं, 14%। मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल कितने, 20%। अब आप देखिए कि इंग्लिश में 42% फेल हो रहे हैं। अच्छा, ये पूरा सर्किल 42% के बराबर है। अब अगर मैं 42 में से 20 को घटा दूं तो 22%। इसका मतलब ये जो 22% बच्चा है, ये केवल इंग्लिश में फेल हो रहा है। ठीक है, अब हमको क्रिस्टल क्लियर हो गया क्वेश्चन। केवल गणित में फेल कितने हैं, 14%। गणित के साथ साथ इंग्लिश में फेल कितने हैं, 20%। और केवल इंग्लिश में फेल कितने हैं, 22%। तो यहां से हमको क्या पता लग रहा है, हमारे टोटल बच्चे कितने फेल हो गए। तो टोटल बच्चे कितने फेल हो गए, 22, 20, 42 और 56%। तो आप देखिए, इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमको क्या पता लगता है कि 56% बच्चा फेल हो गया। तो टोटल फेल हमने निकाला, टोटल फेल कितना हुआ, 56% बच्चा। ठीक है, अब आप सोचो कि 100% बच्चा, मैंने क्या बोला था कि क्लास है पूरी 100% बच्चे हैं इसमें, तो 100% में से 56% फेल हो गया। तो 100% में से 56% फेल हुआ, तो पास कितना होगा, तो ये हमारा फेल है, ये हमारा फेल है, तो बाकी का जो है, इनके अलावा जो बाकी का है वो पास होगा। तो 100% में से 56% फेल हो गया, तो पास कितना होगा, 44%। 100% में 56% आप घटा दीजिए तो कितना होगा, 44। तो इसका मतलब
44% बच्चा ऐसा है जो कि पास हो रहा है। क्लियर हुआ आपको, है ना? तो ये केवल मैथ्स में पास फेल, ये मैथ्स इंग्लिश दोनों में फेल, और ये केवल इंग्लिश में फेल। तो ये डाटा हमको अलग अलग करना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ये बच्चे अलग हैं, ये बच्चे अलग हैं, और ये बच्चे अलग हैं। इन सबको जोड़ दोगे तो टोटल कितना फेल हो रहा है वो पता लगेगा। तो टोटल फेल आया 56%। तो 100% बच्चों में से 56% बच्चा फेल हुआ, तो बाकी का 44% बच्चा पास होगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन बोर्ड पे है, आप ध्यान से पढ़िए। वो कहते हैं कि एक एग्जाम में 65% स्टूडेंट नागरिक शास्त्र में यानी कि सिविक्स में, ठीक है, 65%। तो एक सब्जेक्ट में 65%, अच्छा 60% हिस्ट्री में, तो सेकंड सब्जेक्ट में 60%, और 40% दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहा है। पहले और दूसरे दोनों सब्जेक्ट में पास कितना हो रहा है? 40%। ठीक है, 90 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, तो कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? तो कुल छात्रों की संख्या, तो टोटल फेल यहां दे रहे हैं 90, टोटल फेल दे रहे हैं 90 स्टूडेंट। ठीक है, और हमें बताना है टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे ये हमको निकालना है। ठीक है, देखो बच्चों, मैं बोलता हूं कि एक सब्जेक्ट में सिविक्स में फेल 65% हो रहे हैं, हिस्ट्री में 60% हो रहे हैं, दोनों सब पास का डेटा था, आई थिंक ये पास का डेटा है ना, फेल का है, फेल का, ओके, फेल हो रहा है, फेल हो रहा है। ठीक है, तो आप देखिए कि 65% फेल इन सिविक्स। अब मैं बोलता हूं 65% सिविक्स में फेल हो गया, इसका मतलब इसमें दो प्रकार का बच्चा है, एक वो जो केवल सिविक्स में फेल हुआ, एक वो जो सिविक्स में फेल हुआ साथ साथ हिस्ट्री में भी फेल हो गया। सेकंड 60% बच्चा हिस्ट्री में फेल हो रहा है, तो इसमें भी दो प्रकार के लोग हैं, केवल हिस्ट्री में फेल और हिस्ट्री के साथ साथ सिविक्स में फेल। इसका मतलब ये जो 40% का डाटा है वो इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। अगर इस 40% की डाटा को इससे हटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 25%। इससे हटाएंगे तो कितना बचेगा? 20%। तो 25% बच्चा क्या हुआ? केवल सिविक्स में पास फेल, 20% केवल हिस्ट्री में फेल, और ये 40 दोनों सब्जेक्ट में फेल। तो 20, 40, 60 और 85% बच्चा हमारा टोटल फेल हो जाएगा। ये लॉजिक की बात हुई, इसमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस 40% को इसमें से घटा दें तो 25 पर बच रहा है, इस 40 को इसमें से घटा दें तो 20 बच रहा है, और ये 40 तो है ही, तो इसका मतलब टोटल फेल कितना हो गया? टोटल फेल हो गया हमारा 85%। ठीक है, नहीं ये पास का डेटा था, ये पास का डेटा था। ठीक है, तो 85% बच्चा हमारा पास हो गया। जब 85% बच्चा हमारा पास है तो फेल कितना होगा? फेल होगा 15%। जब 85% हमारा बच्चा पास हो रहा है तो फेल कितना होगा? 15%। और 15% की वैल्यू 90 दी है, तो 15% की वैल्यू 90 है, तो 1% की वैल्यू 6, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 600। आंसर कितना होगा? 600। लॉजिकली आप जितना स्ट्रांग होंगे क्वेश्चन आपका उतनी जल्दी बनेगा। तो एक तरीका इन ईयर कैलकुलेट किया था मैंने वो 65% पास हो रहे हैं सिविक्स में, उसमें केवल सिविक्स में पास होने वाले भी हैं और सिविक्स के साथ साथ हिस्ट्री में पास होने वाले भी, तो मैंने उसको माइनस किया। 65 में से 40 गया तो 25, ऐसे ही 60 में से 40 गया तो 20, और फिर 40 को जोड़ेंगे तो टोटल पास कितना हो गया? टोटल पास 85% हो गया, और 100% बच्चों में से 85% पास होते हैं, तो फेल कितने होंगे? 15%, जो किसके बराबर है? 90 के बराबर। तो 1% 6, तो 100% 600। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं तो वेन डायग्राम से क्या होता है? हमको बुद्धि कम लगानी पड़ती है, हम जल्दी समझ जाते हैं। हमको बुद्धि कम लगानी पड़ेगी, हम जल्दी समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये क्लास है, ये 100% बच्चे हैं, ये पूरी क्लास है, 100% बच्चे हैं। एक सिविक्स है, नागरिक शास्त्र, और एक हिस्ट्री है। ठीक है, एक सिविक्स का पेपर है और एक हिस्ट्री का पेपर है। वो कह रहे हैं हिस्ट्री और सिविक्स दोनों में 40% बच्चे पास हुए।
हिस्ट्री में भी पास है और सिविक्स में भी पास है। कितना बच्चा है? 40%। अच्छा, पूरे सिविक्स की बात करो तो 65% बच्चे पास हैं, तो 65% टोटल है, उसमें से 40 घटा दोगे तो बचेगा कितना? 25। इसका मतलब पास ओनली इन सिविक्स कितने होंगे? 25%। ठीक, ऐसे ही आप देखो हिस्ट्री में 60% बच्चे पास हैं। अब 40% तो हिस्ट्री के साथ साथ सिविक्स वाले भी हैं, तो 60 में से 40 को हटाएंगे तो बचेगा कितना? 20%। तो केवल हिस्ट्री में पास कितना होगा? 20%। अब आप देख लीजिए, हिस्ट्री में अगर हम पास निकालते हैं तो इस सर्किल के अंदर टोटल कितना है? 60% बच्चा है। सिविक्स में अगर हम पास निकालते हैं तो 40 प्लस 25 कितना हो गया? इसके अंदर की वैल्यू हो गई 65। अब केवल दोनों सब्जेक्ट में पास की बात करें तो 40 है, तो केवल सिविक्स में कितना होगा? 25, और केवल हिस्ट्री में कितना होगा? 20। तो यहां एकदम पिक्चर क्लियर हो जाती है दिमाग में। अब अगर 25% बच्चे, 40% बच्चे और 20% बच्चों को जोड़ दें तो इनका टोटल कितना आएगा? 25 प्लस 40 प्लस 20, ये कितना आएगा? 85। तो 85% बच्चा तो पास हो रहा है। तो फिर अगर 100% ये पूरा बच्चा है और इसमें से ये 85% बच्चा है, तो फेल बच्चा कितना होगा? फेल बच्चा होगा 15%। इन सबका टोटल अगर आप करोगे तो 100 आना चाहिए, तो हम 15% बच्चा क्या हुआ? फेल। अच्छा, 15% फेल है, जबकि फेल है कितने? 90। तो हम बोल सकते हैं कि 15% की वैल्यू 90, तो 1% की वैल्यू 6, तो 100% की वैल्यू 600। ठीक है, तो कंसेप्ट तो वो भी अच्छा है, कंसेप्ट ये भी अच्छा है, जिस पर आपकी ग्रिप बन जाए। उलझे हुए सवालों में हमको वेन डायग्राम क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व कर देता है, लेकिन अगर बहुत उलझा हुआ सवाल है तो ये वाला अप्रोच आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए छोटे सवालों में हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, 40 को इसमें से घटाएं, 40 को इसमें से घटाएं और फिर 40 को जोड़ दें। छोटे सवालों में कर सकते हैं, लेकिन जब उलझे हुए सवाल आएंगे, लेवल 2 क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको वेन डायग्राम ज्यादा अच्छा लगेगा। तो फोकस वेन डायग्राम पर बनाए रखें। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में 48% उम्मीदवार साइंस में पास हुए, विज्ञान में पास हुए। ठीक है, तो आप देखिए साइंस में पास कितने हो रहे हैं? साइंस में पास हो रहे हैं 48%। ठीक है, ये पास है, ये क्या है? साइंस में पास है। चलिए, फिर वो कहते हैं एंड 56% फेल इन मैथ्स, और मैथ्स में जो फेल है, फेल का डेटा दे रखा है, मैथ्स में फेल दे रखा है 56%। 56% बच्चा मैथ्स में फेल है। ठीक है, अच्छा, फेल इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों विषय में फेल 32% है। तो साइंस प्लस मैथ्स, इसमें फेल अगर हम देखें तो वो कितना दे रखा है? 32% दे रखा है। तो दोनों विषय में पास कितने हुए हमको निकालना है? पास इन बोथ सब्जेक्ट, पास इन बोथ सब्जेक्ट, ये हमें निकालना है। प्रश्न की भाषा को अच्छे से समझ लें, पढ़ लें। वो कहते हैं विज्ञान में 48% बच्चा पास हो गया, लेकिन गणित में फेल हुआ 56%। अच्छा, गणित और विज्ञान में फेल कितना हुआ? 32%। ठीक है, अब देखो ये भी फेल का डेटा, ये भी फेल का डेटा, ये भी फेल का डेटा, ये भी, और ये पास का डेटा दे रखा है। तो ऐसा करते हैं, इस पास के डेटा को फेल के डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि तीनों ही अगर फेल के डेटा होंगे तो सवाल करना हमको आसान हो जाएगा। तो जब 48% बच्चा पास हो रहा है तो फेल कितना होगा? फेल होगा 52%। बात समझे आप? 100% बच्चों में से 48% बच्चे साइंस में पास हुए हैं, इसका मतलब बाकी के 52% बच्चे साइंस में फेल हुए होंगे। इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। अब ये सवाल नॉर्मल हो गया बच्चों, 52% फेल हो रहे हैं विज्ञान में, 56% फेल हो रहे हैं मैथ्स में, 32% फेल हो रहे हैं दोनों में। तो हम निकाल सकते हैं टोटल फेल कितने हैं। देखिए, दोनों में फेल कितने हैं? 32%। दोनों में फेल 32%।
साइंस की बात करें, साइंस में फेल कितने हैं? 52। ये पूरी वैल्यू 52% की है, तो 52 में से 32 घटाओगे तो 20%। इसका मतलब केवल साइंस में जो बच्चे फेल हुए वो कितने हैं? 20%। अच्छा, मैथ्स की बात करो तो मैथ्स का 56% फेल है, और 56 में से जब ये वाला पार्ट घटा दोगे, 56 तो पूरा सर्कल है, ये वाला पार्ट घटा दोगे तो 6 में से 2 गया तो 4, और 5 में से 3 गया तो 2। ठीक है, इसका मतलब 24% बच्चा केवल मैथ्स में फेल है, 20% बच्चा केवल साइंस में फेल है, 32% बच्चा साइंस में भी फेल है, मैथ्स में भी फेल है, और 24% बच्चा केवल मैथ्स में फेल है। तो इन ये सब अलग अलग लोग हैं, इनको जोड़ दीजिए तो 20, 32, 52 और 52 और 24 76, 76। ठीक है, तो 20 प्लस 32 प्लस 24 कितना हो गया? ये 6, 2 3 5 2 7 76। इसका मतलब ये हुआ कि क्लास का 76% बच्चा फेल हुआ है, अलग अलग प्रकार से सब मिला के 76% बच्चा फेल हुआ है। जब 76% बच्चा फेल है, जब 76% बच्चा फेल है तो पास कितना हुआ? पास कितना हुआ ये आप बताइए। तो पास कितना हुआ? पास होगा 24%। तो भाई अगर ये फेल का डेटा है, इतने बच्चे फेल हुए और ये पूरे टोटल बच्चे हैं, तो टोटल 100 में से इस फेल वाले बच्चे को हटा दो 76 को, तो पास बच्चा हमारा निकल आएगा। वो कितना होगा? 24%। और ये आंसर हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कंसेप्ट हमारा यही है और उम्मीद कर रहा हूं कि 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपके माइंड में सेट हुआ हुआ कंसेप्ट, और आगे क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी लेकिन कंसेप्ट यही है, आप समझने की कोशिश कीजिए। वो कह रहे हैं कि 450 छात्रों में से टोटल बच्चे कितने हैं? 450। 325 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, है ना? तो फुटबॉल खेलने वाले कितने बच्चे हैं? 325। टोटल बच्चे कितने हैं? 450। एक हॉस्टल है मान लो, उसमें 450 बच्चे रहते हैं, तो फुटबॉल कितने खेलते हैं? 324। अच्छा, क्रिकेट कितना खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं 175। क्रिकेट खेलते हैं 175। ठीक है। अच्छा, 50 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही नहीं खेलते, है ना? तो 50 बच्चे तो ऐसे हैं जो ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना क्रिकेट खेलते हैं। तो कितने छात्र दोनों खेल खेलने वाले होंगे? तो ऐसे बच्चों की संख्या बताइए जो फुटबॉल भी खेलते हो और क्रिकेट भी खेलते हो। ठीक, क्लियर है? देखो, बात खेलने वाले बच्चों की हो रही है। बात किसकी हो रही है? खेलने वाले बच्चों की हो रही है। फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, और बताना क्या है, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलने वाले की बात हो रही है। लेकिन 50 ऐसे बच्चे भी तो हैं जो कोई खेल नहीं खेल रहे। तो जब खेलने वाले बच्चों की बात हो रही है तो जो ना खेलने वाले हैं उसका तो कोई क्वेश्चन में रोल ही नहीं है। तो पहले तो आप क्या करो, इन 450 बच्चों में से इन 50 बच्चों को हटा दो, क्योंकि ये बच्चे तो स्पोर्ट्स में है नहीं, किसी मतलब के ही नहीं है हमारे लिए। तो मैं कहता हूं कि जो टोटल प्लेइंग पर्सन है हमारा, वो कितना है? वो 400 है। 400 बच्चा ऐसा है हॉस्टल का जो अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी में है। ठीक है, 50 बच्चे खेलते नहीं है, तो इनमें से 50 बच्चों को तो हमने माइनस कर दिया। तो 400 स्टूडेंट हमारे पास है जो अलग अलग एक्टिविटी में है। 2 गेम है, फुटबॉल और क्रिकेट। ठीक है, तो आप देखिए, हमको निकालना है दोनों खेल खेलने वालों की संख्या क्या है। हमें नहीं मालूम कि फुटबॉल और क्रिकेट दोनों को एक साथ खेलने वाले, दोनों खेल में इन्वॉल्व बच्चे कितने हैं, हमको नहीं मालूम, वही तो निकालना है। तो उसको हमने एक्स मान लिया। अब आप देखो कि फुटबॉल कितना खेल रहा है? 325। तो 325 में से एक्स बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो केवल फुटबॉल खेलने वाले कितने होंगे? 325 माइनस एक्स। ठीक, अगर ये एक्स बच्चे हैं और फुटबॉल खेलने वाले टोटल 325 हैं, जिसमें से एक्स बच्चे फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो केवल फुटबॉल वाले कितने होंगे? तो 325 में से एक्स को माइनस करो, तो 325 माइनस एक्स। क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने? 175। अच्छा, ये टोटल 175 में इसमें से अगर इन एक्स को घटा दूं
तो 175 माइनस एक्स बच्चा ऐसा है जो केवल क्रिकेट खेलता होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 3 कैटेगरीज हुई, केवल फुटबॉल खेलने वाले, केवल क्रिकेट खेलने वाले, और फुटबॉल क्रिकेट के साथ साथ दोनों गेम खेलने वाले, है ना। केवल फुटबॉल खेलने वाले, केवल क्रिकेट खेलने वाले और दोनों गेम खेलने वाले। तो इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो किसके बराबर होना चाहिए? 400 के बराबर, क्योंकि टोटल प्लेइंग पर्सन तो 400 ही है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 325 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 175 माइनस एक्स, और ये किसके बराबर है? ये 400 के बराबर है। अगर यहाँ हम 50 को माइनस नहीं करते तो आप खुद ही सोचो, ये तीनों प्रकार के जो खेल खेलने वाले बच्चे हैं, ये 450 रख देते अगर, तो 50 बच्चे तो गेम खेल ही नहीं रहे हैं, तो वहां तो हम गलती कर जाते। इसीलिए उन 50 बच्चों को जो किसी लायक नहीं है, कोई गेम ही नहीं खेलते, उनको हमने बाहर कर दिया था। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एक एक्स कट जाएगा, और 325 प्लस 75 405, तो ये हो गया 500 माइनस एक्स बराबर 400, 400 उधर एक्स उधर, तो एक्स बराबर कितना हुआ? 100। तो इसका मतलब ऐसा है कि 100 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं और साथ साथ क्रिकेट भी खेलते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन, वही कंसेप्ट हमारी पूरी क्लास में चलने वाला है, लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी बदलती रहेगी। तो आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन, एक हॉस्टल में 600 छात्र हैं, एक हॉस्टल में स्टूडेंट हैं 600, 600 छात्र हैं। प्रत्येक बच्चा हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेल अवश्य खेलता है। इस बात का क्या मतलब है? पिछले क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि 450 हॉस्टल में बच्चे हैं और 50 बच्चे कोई गेम नहीं खेलते, तो उनको 50 को हमने हटा दिया था। अब इसमें क्या बोला कि हर स्टूडेंट जो है, 600 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चा कोई ना कोई खेल अवश्य खेलता है। इसका मतलब ये 600 के 600 बच्चे प्लेइंग पर्सन हैं, किसी ना किसी गेम में खेलने वाले हैं। ठीक है, आगे 75% हॉकी खेलते हैं, हॉकी खेल रहे हैं 75%, और फुटबॉल खेल रहे हैं आपके 45%। तो हमें बताना है ऐसे कितने बच्चे हैं जो हॉकी प्लस फुटबॉल दोनों खेलते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, परसेंटेज में नहीं बताना, एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है, हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज है, वहां हमको दे रहे थे कि 50 बच्चे ऐसे हैं जो कोई गेम नहीं खेलते, इस बार हमको बोल दिया कि प्रत्येक बच्चा कोई ना कोई गेम खेलता है। ठीक है, तो इस बार क्या होगा कि ये पूरे जो बच्चे हैं किसके बराबर हो गए? 600 के बराबर हो गए, ये पूरे बच्चे 600 के बराबर हैं। ठीक है, इसमें एक गेम है हॉकी और एक गेम है फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल। अब हॉकी फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी हमको नहीं मालूम, हमने मान लिया x% लोग हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, कॉमन पार्ट। अच्छा, 75% बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, उसमें से माइनस कर दो x, तो 75 माइनस x बच्चे केवल हॉकी खेलने वाले हुए। अच्छा, फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 45%, तो 45% में से x को घटा दें तो 45 माइनस x% बच्चे जो हैं वो क्या हुए? वो हुए केवल फुटबॉल खेलने वाले। तो केवल हॉकी खेलने वाले, हॉकी फुटबॉल दोनों खेलने वाले और केवल फुटबॉल खेलने वाले, इन सबको जोड़ोगे तो हमें क्या मिलेगा? कुल खेलने वाले। और कुल खेलने वाले कितने हैं इस क्वेश्चन में? 600। बात समझ में आई? एक खेल खेलने वाले, दूसरा खेल खेलने वाले और दोनों खेल खेलने वाले, ये क्या आ गया? टोटल खेलने वाले। इस क्वेश्चन में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो गेम ना खेलता हो। इसका मतलब इस सर्किल के अलावा इस रेक्टेंगल के अंदर कुछ भी नहीं है, यही 600 के 600 बच्चे हैं पूरे के पूरे, राइट। तो यही पूरे के पूरे 600 बच्चे हैं, बाकी ना खेलने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो बात समझ में आई आपको? तो इन बच्चों के ये पूरे बच्चे किसके बराबर होंगे? 600 के बराबर होंगे। लेकिन आप ये सोचो, ये डेटा हमको परसेंटेज में दिया है, ये डेटा हमको एग्जैक्ट दिया है। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि इन सब का टोटल जो है वो किसके बराबर होगा? 100% के बराबर होगा। इन सब का टोटल 100% के बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? 75 माइनस एक्स प्लस 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100।
तो x से x कट गया, 120 माइनस एक्स बराबर 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलने वालों की जो संख्या है वो कितनी होगी? 20%। तो टोटल क्राउड का 20% बच्चा दोनों सब्जेक्ट खेलता होगा, तो हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले कितने होंगे? 20%। किसका 20%? टोटल का। टोटल कितना दिया है? 600। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120। तो इसका मतलब 600 बच्चों में से 120 बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों गेम में इन्वॉल्व हैं। आज की क्लास का बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 70% कैन स्पीक इंग्लिश एंड 65% कैन स्पीक हिंदी। हमको बोला जा रहा है कि 70% बच्चा जो है वो बोलता है इंग्लिश, और 65% बच्चा बोलता है हिंदी, और वो कहते हैं 27% बच्चे दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल पाते, है ना। अब एक नई बात दे दी, 27% बच्चे ना इंग्लिश बोल पाते हैं ना हिंदी बोल पाते हैं, ना इंग्लिश बोल पाते हैं ना हिंदी बोल पाते हैं। तो आपको बताना है समूह का कौन सा प्रतिशत भाषाएं, दोनों भाषाएं बोल सकता है। तो हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने प्रतिशत बच्चे हैं, ये आपको निकालना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए? कंसेप्ट क्या है इसका। तो देखो, अगर हम देखें कि एक ग्रुप में 100% लोग हैं, तो ये 100% के बराबर हो गया पूरा। अब इसमें दो तरह के लोग हैं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले और नहीं बोलने वाले, ठीक है। तो ये हिंदी को शो करता है और ये इंग्लिश को शो करता है, ठीक है। अच्छा, हमने ये मान लिया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने हैं? x% लोग हैं। अब हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 65। तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने होंगे? 65 माइनस एक्स। केवल इंग्लिश बोलने वाले 70% हैं, तो केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने होंगे? 70 माइनस एक्स। और हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने? x%। अच्छा, उसमें एक नई बात बोली कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नहीं बोलने वाले 27% है। इसका मतलब 27% बच्चे ऐसे हैं जो ना तो हिंदी बोल रहे हैं ना इंग्लिश। तो देखो ये क्या निकला, ये हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले 100% पूरी समूह में से, पूरे ग्रुप में से इतने लोग हिंदी इंग्लिश बोलते हैं अलग अलग प्रकार से। और इसके बाहर वाले जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो ना हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं, जो कितने दिए गए? 27। इसका मतलब इसके अलावा कितने लोग हैं? 27% लोग और हैं जो कोई और भाषा बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते ना इंग्लिश बोलते। ये बात आपको समझ में आई? तो ये जो हिस्सा है ये किसको शो कर रहा है? अलग अलग ग्रुप में हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले, ये केवल हिंदी बोलने वाले, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने वाले, ये केवल इंग्लिश बोलने वाले। अच्छा, इनके अलावा जो लोग हैं वो लोग हैं जो ना तो इन दोनों सर्किल के बाहर जो लोग हैं वो लोग हैं जो ना तो हिंदी बोलते हैं ना वो इंग्लिश, और वो कितने दिए हमको? 27, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों का और इसका टोटल निकालता हूं तो वो कितना आना चाहिए? वो 100% आना चाहिए। हिंदी इंग्लिश बोलने वाले और हिंदी इंग्लिश नहीं बोलने वाले, इन सबका टोटल करूंगा तो कितना आएगा? 100% आएगा। तो देखिए कितना आ रहा है, 65 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 70 माइनस एक्स प्लस 27 इज इक्वल टू 100। पिक्चर क्लियर हुई आपको? एक्स से एक्स काट दो। अच्छा, 65 प्लस 70 ये कितना हुआ? 135, और 135 प्लस 27, 5 7 12, 3 2 5 और 1 6, 162। ये हुआ 162, ठीक है। और एक x भी बच रहा है, बराबर 100 हुआ। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 62%। इसका मतलब 62% बच्चा ऐसा है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ बोलता है। यही हमारा आंसर हुआ। क्लियर है? तो इस प्रश्न में हमको ये ध्यान रखना था कि ये 27% बच्चा है, ये वो बच्चा है जो ना हिंदी बोलता है ना इंग्लिश बोलता है। और हिंदी इंग्लिश बोलने वाले तो डिफरेंट पैटर्न में यही लोग हैं।
इतने लोग हिंदी इंग्लिश बोल रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चा है, इन सर्किल के बाहर का जो बच्चा है, वो बच्चा कितना है? 27% बच्चा है। तो इसका और इन तीनों का हम जोड़ करेंगे तो वो कितना आएगा? 100% आएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? 62%। बच्चों अगला क्वेश्चन, वो कहते हैं कि एक एग्जाम में 70% बच्चे इंग्लिश में पास हुए। तो वो कहते हैं कि इंग्लिश में पास इन इंग्लिश, ये है 70%। ठीक। 80% मैथ्स में पास हुए। वो बोलते हैं कि पास इन मैथ्स कितना? 80%। ठीक है। फिर वो कहते हैं कि 10% दोनों में फेल है। तो फेल जो बच्चे हैं वो कितने दिए हमको? 10%। और दोनों में पास हुए 144। तो पास इन बोथ सब्जेक्ट, ये कितने दिए? 144। ठीक। तो हमको बताना है टोटल स्टूडेंट कितने हैं। हमको बताना है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। सवाल को क्लियर कर लें आप। तो इंग्लिश में पास 70% है, मैथ्स में पास 80% है, और दोनों सब्जेक्ट में एग्जैक्ट पास 144 है। ये डेटा परसेंटेज में नहीं है, एग्जैक्ट है। और फेल हो रहे हैं बच्चे 10%। तो टोटल बच्चे कितने हैं ये हमको निकालना है। तो आप देखिए जरा, टोटल की राशि हमको निकालना है। ये इंग्लिश का अगर मैं सर्किल बना लेता हूं और ये मैथ्स का सर्किल बना लेता हूं, तो हमको ये वाला डेटा 144 दे रखा है एग्जैक्ट, राइट। अच्छा, इंग्लिश में मान लो ये x% है, क्योंकि बाकी डेटा हमको परसेंटेज में है, तो हमने इसको x% मान लिया। अब इंग्लिश में पास हो रहे हैं 70%, तो x को घटा दें तो केवल इंग्लिश में पास होंगे 70 माइनस x। मैथ्स में पास 80% है, तो केवल मैथ्स में पास होंगे 80 माइनस x, और 10% बच्चा फेल हो रहा है। तो अगर इनका टोटल आप करते हो तो ये तो आएगा आपका पास परसेंट। इतना परसेंट बच्चा पास हुआ, फेल 10 हो रहा है। इसका मतलब इनके अलावा जो बच्चा है इस स्क्वायर में वो फेल है, और वो कितना है? 10% है। तो अगर मैं इन बच्चों को जोड़ दूं तो ये सब किसके बराबर होंगे? 100% के बराबर होंगे। तो 70 माइनस एक्स प्लस 80 माइनस एक्स प्लस 10%, है ना। केवल इंग्लिश में पास, इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास, केवल मैथ्स में पास, दोनों में फेल, और इन सबको जोड़ दोगे तो ये 100% के बराबर है। तो ये कितना आया भैया? 150, 160, 160 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100, तो एक्स इज इक्वल टू 60। इसका मतलब 60% बच्चा ऐसा है जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ है। अच्छा, दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ 144, ये तो हमको 144 दे रखा है एग्जैक्ट। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि 60% की वैल्यू 144 है। तो हमको निकालना है 100% की वैल्यू क्या होगी। तो 60% 144, तो 1% 144/60, तो 100% इंटू 100। तो 6 से कटेगा 6 दूनी 12, 6 चौक 24, तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 240। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 स्टूडेंट की एक क्लास में, एक क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट दिए 80। एक क्लास में टोटल स्टूडेंट है 80। 45% हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलने वाले हैं 45%, और 40% केवल इंग्लिश बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि केवल इंग्लिश यानी ओनली इंग्लिश कितने दिए हैं? 40%। ठीक है। तो 45% हिंदी बोलते हैं और 40% केवल इंग्लिश बोलते हैं। यदि किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या, अब किसी भी भाषा को नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या उन छात्रों की संख्या के बराबर है जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं। तो देखो, मान लो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले कितने हैं? x%। तो ना बोलने वाले, हिंदी और इंग्लिश ना बोलने वाले की संख्या भी कितनी होगी? x%। ऐसा वो बोलते हैं। तो केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या क्या है? तो हमें निकालना क्या है? हमको निकालना है ओनली हिंदी
ओनली हिंदी बोलने वाले कितने। बहुत खूबसूरत सवाल है, लैंग्वेज में इसको घुमाया है। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, सवाल को आप ध्यान से पढ़ लें। वो कह रहे हैं क्लास में 80 बच्चे हैं, जिसमें से हिंदी 45% बोलते हैं। 45% बच्चा हिंदी बोलता है। फिर बोलता है केवल इंग्लिश, शब्दों को ध्यान दीजिए, केवल लगा हुआ है, ओनली लगा है, कि केवल इंग्लिश बोलने वाले 40% हैं। हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों की जो संख्या है, उतनी ही संख्या किनकी है, ना बोलने वालों की, जो हिंदी और इंग्लिश नहीं बोलते। तो अगर हिंदी इंग्लिश बोलने वाले, दोनों लैंग्वेज बोलने वाले X% हैं, तो हिंदी और इंग्लिश कोई भी भाषा ना बोलने वालों की संख्या भी X% है। तो हमको निकालना क्या है कि केवल हिंदी बोलने वाले बच्चों की संख्या क्या है। डायग्राम के थ्रू और समझते हैं इसको, आप जल्दी समझ जाएंगे। मान लो ये पूरी 80 बच्चों की क्लास है। ये कितने बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, ये पूरे 80 बच्चे हैं। अब एक हिंदी लैंग्वेज है और एक इंग्लिश लैंग्वेज है। अब हिंदी बोलने वाले तो 45 हैं, तो ये सर्किल पूरा कितना है, 45 है। और मैंने मान लिया था हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले X हैं, ये X% लोग हैं। ठीक है, अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले X% हैं, तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने होंगे, ये होंगे 45 माइनस X। ठीक, हमको हिंदी बोलने वाले यानी पूरे सर्किल की वैल्यू 45 दे रखी है, ये हमने x मान लिया, तो ये 45 माइनस एक्स। अब बोलते हैं ओनली इंग्लिश बोलने वाले 40। अब ओनली इंग्लिश मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो ये लोग कितने हैं, ये 40% के बराबर हैं। यहां 40 माइनस एक्स मत कीजिए आप, क्योंकि यहां केवल इंग्लिश बोलने वाले हैं, तो केवल इंग्लिश बोलने वाले तो यही लोग हैं। अगर आप इस पूरे की बात करते हैं तो ये क्या होंगे, इंग्लिश बोलने वाले कहलाएंगे, और केवल इंग्लिश बोलने वाले ये लोग होंगे। तो केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने दे रखे हैं, 40 दे रखे हैं। फिर हमको ये भी बोला है कि जितने लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं, उतने ही लोग इन भाषाओं को नहीं बोलते। तो अगर हिंदी इंग्लिश बोलने वाले तो यही लोग हैं, तो इनके अलावा इस क्लास में जो बच्चे हैं जो इन लैंग्वेज को नहीं बोलते, वो भी कितने होंगे, वो भी X होंगे। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो जितने लोग दोनों भाषाओं को बोलते हैं, उतने ही लोग इन दोनों भाषाओं को नहीं बोलते। तो हिंदी इंग्लिश ना बोलने वाले मतलब इन सर्किल के बाहर के जो लोग हैं, वो कितने होंगे, वो भी X% होंगे। अच्छा, इनको और इनको जोड़ दें तो ये तो पूरा 100% होता है, पिछले क्वेश्चंस में ये बात आई है। तो इनको जोड़ें अगर, तो आप देखिए 45 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 40%, केवल हिंदी बोलने वाले, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलने वाले, और केवल इंग्लिश बोलने वाले, प्लस दोनों लैंग्वेज ना बोलने वाले। अब परसेंटेज नहीं लिखता मैं, और ये सब किसके बराबर होंगे, 100 के बराबर, 100% के बराबर होंगे। तो आप यहां से कैलकुलेट करें, x से x काट दें, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 40 और 45 85, और 85 उधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 15%। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 15%। ठीक है, तो x की वैल्यू 15% आ गई। तो अब हमें निकालना क्या है, केवल हिंदी, केवल हिंदी। तो भैया अगर ये 15% है, तो अगर मैं इसमें से 15% घटा दूं, तो 45 में से 15 जब जाएगा, 45 में से जब 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 30। इसका मतलब 30% बच्चा ऐसा है जो केवल हिंदी बोलता है। ये बात आपको समझनी है। 15% बच्चा तो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा है, तो ये 45, ये चूंकि 45% है, केवल हिंदी हिंदी बोलने वाले कितने, 45%, उसमें से 15% दोनों भाषा बोलने वाले हटा दें तो कितने बचेंगे, 30%। तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने होंगे, 30%। तो केवल हिंदी बोलने वाले हम निकालें तो टोटल बच्चे तो 80 हैं, तो हमें क्या निकालना है, हमको 30% निकालना है। 30% निकालना है किसका, 80 का। तो 3 और 8 24, तो आंसर आ जाएगा हमारा 24। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 24। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से पढ़िए, लगभग पिछले क्वेश्चन जैसे लग रहा है। वो कहते हैं कि एक एग्जाम में 40% बच्चे हिंदी में और 55% बच्चे इंग्लिश में पास हुए। हिंदी में पास, हिंदी में पास, पास इन हिंदी कितने हुए, हिंदी में पास 40% हुए। ठीक है,
फिर 55% इंग्लिश में पास हुए, पास इन इंग्लिश कितने हुए, पास इन इंग्लिश हैं आपके 55%। ठीक है, यह ज्ञात है कि दोनों में जो असफल छात्रों की संख्या, दोनों सब्जेक्ट में जो फेल बच्चे हुए हैं उन छात्रों के मुकाबले डबल है जो दोनों में पास हुए हैं। तो मैं लिख देता हूं पास इन बोथ, पास इन बोथ। अगर ये x है तो टोटल फेल जो बच्चे हैं वो कितने होंगे, 2x। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। वो क्या कहते हैं, मैं दोबारा पढ़ता हूं। ये ज्ञात है कि दोनों में जो फेल छात्रों की संख्या उन छात्रों के मुकाबले दुगनी है, जो फेल छात्रों की संख्या है वो उन छात्रों के मुकाबले दुगनी है जो दोनों में पास हैं। अब दोनों में पास यदि x हैं तो फेल कितने होंगे, 2x होंगे। लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़िए। आगे, यदि दोनों विषय में 16 छात्र फेल हुए, अच्छा फेल हैं कितने, 16, ये किसके बराबर हैं, 16 के बराबर। 2x की वैल्यू क्या दे रखी है, 16 दे रखी है। तो परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या हमको बतानी है। तो हमको बताना है कि टोटल स्टूडेंट कितना है, हमको क्या निकालना है कि टोटल स्टूडेंट कितना है। बहुत खूबसूरत सवाल, लैंग्वेज को घुमाया है। तो फिर वही करते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं। ये हमारे टोटल बच्चे 100% बच्चे हैं। ये हिंदी का सर्किल और ये इंग्लिश का सर्किल। ठीक, हमको नहीं पता कि दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हैं, हमने x मान लिया है उसको। तो दोनों सब्जेक्ट में अगर पास x है तो कुल मिला के फेल कितने हुए हैं, 2x। इस बात को आप क्लियर कर लीजिए, यही बात लैंग्वेज में हमको बोली है। तो उन बच्चों के मुकाबले जो दोनों विषय में पास हुए हैं दुगने हैं, कौन, जो कि फेल हुए हैं। तो जो पास हुए हैं जितने दोनों सब्जेक्ट में, उसका डबल फेल बच्चा है। और ये बच्चा किसके बराबर है, 16 के बराबर है, बाद में देखते हैं उसको। अच्छा, हिंदी में पास हो रहा है 40% बच्चा। तो आप बताइए केवल हिंदी में पास कितना होगा। हिंदी में पास 40% है तो केवल हिंदी में पास कितना होगा, ये पूरा 40 है, ये x है, तो केवल हिंदी में पास होगा 40 माइनस x। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में पास है 55%, तो केवल इंग्लिश में पास कितना होगा, भाई ये पूरा 55 है तो x कम कर देंगे तो 55 माइनस x। तो ये तीन कैटेगरीज पास की हैं, केवल हिंदी में पास, दोनों में पास, केवल इंग्लिश में पास। इनको जोड़ देंगे तो कुल पास आ जाएगा और उसमें बाकी के जो फेल हैं उनको जोड़ दोगे तो टोटल स्टूडेंट का पता लग जाएगा। तो भाई अगर मैं इन चारों को जोड़ दूं, इन चारों को जोड़ दूं तो ये 100% के बराबर होगा। ये डाटा तो हमारा परसेंटेज में ही चल रहा है। ठीक है, तो आप देखिए 40 माइनस एक्स प्लस 55 माइनस एक्स, ये आ गया हमारा टोटल पास, प्लस फेल और जोड़ दो इसमें, ये क्या आ गया, टोटल बच्चे जो कितने हैं 100% के बराबर हैं। तो देखिए कितना आया, एक्स एक्स काट दीजिए, 40 प्लस 55 95 हुआ। ये कितना हुआ, ये हमारा माइनस एक्स भी बच रहा है यहाँ पे, है ना। तो 2x माइनस एक्स कितना बचा, x, और ये कितना बचा हमारा 95 प्लस बराबर 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सब्जेक्ट में जो बच्चे पास हो रहे हैं वो 5% हैं। वो कितने, 5%। अच्छा, आप ये सोचो कि 2x 16 है, 2x की वैल्यू 16 दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, 8। अच्छा, x का परसेंटेज है कितना, 5। प्रतिशत में बात करें तो 5% बच्चा हमारा पास हो रहा है वो सब्जेक्ट में, और एग्जैक्ट बात करें तो कितना पास हो रहा है, 8। तो हम लिखेंगे 5% की वैल्यू कितनी है, 8। जो 5% बच्चा है वो 8 बच्चों के बराबर है, और हमें निकालना है टोटल बच्चा कितना है, मतलब 100% की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। डायरेक्ट करते हैं, गुणा भाग आप कर ही लेंगे। देखिए डायरेक्ट तरीके समझिए, ये कितना गुना है, 20 गुना। 5 से 20 गुना ही तो होता है 100, तो इसको भी 20 गुना कर लीजिए आप, इसको भी 20 गुना कर लें तो आंसर आ जाएगा 160। इसका मतलब इस क्लास में टोटल बच्चों की संख्या होगी 160। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तक के जितने भी प्रश्न में थे
जो भी प्रश्न थे उसमें दो डाटा आ रहे थे, एक जैसे हिंदी में पास, इंग्लिश में पास, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो दो ही डेटा आ रहे थे। अब हमारे दो की जगह तीन डेटा के भी क्वेश्चन बनते हैं। आप अगर बैंक के एग्जाम उठा के देखेंगे तो इस पैटर्न पर हमको दो से अधिक डेटा में कई बार क्वेश्चन मिल जाते हैं, है ना। तो आगे के दो तीन क्वेश्चन हम तीन डेटा के ले रहे हैं। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए आप। वो कहते हैं कि 40% जो व्यक्ति हैं वो चाय पीना पसंद करते हैं, 50% व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं और 55% व्यक्ति जूस पीना पसंद करते हैं। तो चाय, कॉफी और जूस तीन तरह के ड्रिंक हैं और उनको पसंद करने वालों का प्रतिशत दिया है, जिसमें 15% चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, 20% कॉफी और जूस पसंद करते हैं और 20% व्यक्ति जूस और चाय पसंद करते हैं, 5% व्यक्ति तीनों प्रकार के पेय पसंद करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते। तो आप देखिए, इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक पार्टी में तीन तरह के ड्रिंक हैं। ठीक है, चाय, कॉफी और जूस। ये चाय है, ये कॉफी है और ये जूस है। अगर इन सर्किल के अंदर की सारी वैल्यू को जोड़ लें तो हमको पता लग जाएगा कि कुल कितने लोग हैं जो अलग अलग तरह का ड्रिंक लेते हैं। और इन सर्किल के बाहर जो एरिया है वो किसको शो करेगा? ये उन लोगों को शो करेगा जो किसी भी पदार्थ प्रकार का ड्रिंक नहीं लेते हैं, है ना। तो ये ड्रिंक लेने वाले लोग, और इन सर्किल के बाहर जो है वो लोग हैं जो किसी प्रकार का ड्रिंक नहीं लेते। ठीक है, तो आप देखिए वो कह रहे हैं कि चाय 40%, 40% लोग हैं जो चाय पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब इस सर्किल की वैल्यू कितनी हुई? 40% हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए, गौर से पढ़िए। 50% व्यक्ति कॉफी पीते हैं, तो 50% व्यक्ति क्या पीते हैं? कॉफी पीते हैं। और 55% व्यक्ति हैं जो जूस पीना पसंद करते हैं। 55% व्यक्ति हैं जो जूस पीना पसंद करते हैं। मतलब ये सर्किल पूरा 55% के बराबर, ये पूरा सर्किल 50 के बराबर और ये 40 के बराबर। बच्चों, इस क्वेश्चन में जो की है, जहां से क्वेश्चन उठेगा वो ये वैल्यू है। अब जरा गौर से समझना आप, ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा पार्ट जो है वो तीनों सर्किल में है। आप देखो, ये इसमें भी है, ये पार्ट इस सर्किल में भी है और ये पार्ट इस सर्किल में भी है। तो ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों सर्किल में है। तो इस पार्ट में जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? ऐसे लोगों का प्रतिशत, ऐसे लोगों का प्रतिशत, मान लो X% में लिख दिया, तो X% लोग कौन से होंगे? ऐसे लोग जो कि चाय भी पीते होंगे, कॉफी भी पीते होंगे और जूस भी पीते होंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं कि इस वाले पार्ट की, ये वाले पार्ट की, तो ये वाला पार्ट किसको शो करता है? ये पार्ट शो करता है किसको? ये पार्ट किस किस में आ रहा है? ये जो पूरा पार्ट है ये चाय में भी आ रहा है, और ये पूरे पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, इस पार्ट की बात नहीं कर रहा, इस पूरे पार्ट की बात कर रहा हूं। ये पार्ट चाय में भी है और ये कॉफी में भी है। तो ये वाले जो लोग हैं वो किसको शो करेंगे? चाय और कॉफी दोनों पीने वालों को। ये लोग किसको शो करेंगे? इसको एक मिनट के लिए मैं हटा देता हूं। तो ये लोग किसको शो करेंगे? चाय और जूस। ये वाला पार्ट चाय के सर्किल में भी है और ये पार्ट जूस के में, तो चाय और जूस को शो करेंगे। और ऐसे ही अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो ये एक सर्किल, ये एक सर्किल, ये, तो ये पूरा पार्ट किसको शो करेगा? कॉफी और जूस पीने वालों को शो करेगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस प्रकार के क्वेश्चन में ये सेंटर वाला पार्ट होता है। तो इसमें लिखा है, लास्ट लाइन देखिए आप, कि 5% व्यक्ति ऐसे हैं जो तीनों प्रकार के पेय पसंद करते हैं। इसका मतलब इस प्लेस की वैल्यू कितनी होगी? 5%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसी प्लेस की वैल्यू से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो 5% लोग ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं, जो कॉफी भी पीते हैं, जो जूस भी पीते हैं। आप देखिए, ये 5% इस सर्किल के अंदर भी है, ये 5% इस सर्किल के अंदर भी है और ये 5% इस सर्किल के अंदर भी है। ठीक, अब देखिए आगे क्या बोलते हैं कि जिसमें 15% चाय और कॉफी दोनों पीने वाले हैं। चाय और कॉफी यानी कि इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं 15% लोग चाय प्लस कॉफी, चाय प्लस कॉफी, चाय प्लस कॉफी पीने वाले कितने हैं? 15% लोग हैं। अब चाय कॉफी पीने वाले तो यही होंगे, ध्यान दीजिए आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पे कि ये चाय और कॉफी पीने वाले ये पूरे कितने? 15%। ये पूरे अगर 15% हैं और ये 5% उसमें से हटा दें तो बचेगा कितना? 10%। भाई वो कह रहे हैं कि पूरा 15% जो है वो कौन है? वो चाय और कॉफी पीने वाला है। तो ये तो 5 है, तो ये पूरा 15, ये 5 है, तो फिर ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका 10। अब ये 10% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 10% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 10% वो लोग हैं जो केवल चाय और कॉफी पीते हैं। देखिए शब्दों में जाइए, एक तो चाय कॉफी पीने वाले, और मैं अब कहता हूं केवल चाय कॉफी पीने वाले। तो अगर मैं ये कहता हूं कि चाय कॉफी पीने वाले 15% लोग हैं, तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाय के साथ साथ कॉफी भी पीते हैं। तो ये 10% लोग कैसे हुए? ये 10% लोग ऐसे लोग हैं जो केवल चाय और कॉफी पीते हैं। अगर पूरे 15% की बात करें, मैं समझता हूं आपको समझ आ ही गया होगा, ये पूरे 15% लोग क्या हैं? चाय और कॉफी दोनों पीने वाले। जब मैं बोलता हूं चाय और कॉफी पीने वाले 15% हैं, तो इसमें ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो चाय और कॉफी के साथ साथ तीसरा ड्रिंक जूस भी ले लेते हैं। ठीक, तो 15% में से 5% घटाया तो 10% बचता है। ये क्या है? ये केवल चाय और कॉफी पीने वाले हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, समझ जाएं कि केवल चाय और कॉफी पीने वाले, केवल चाय प्लस कॉफी पीने वाले कितने होंगे? 10%। बस ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आप आगे का पूरा क्वेश्चन समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगली इंफॉर्मेशन। अगली इंफॉर्मेशन है कि 20% कॉफी जूस पसंद करते हैं। कॉफी और जूस, तो ये वाला जो पार्ट है ये 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम बात कर रहे हैं इस वाले पार्ट की। ये कह रहे हैं कॉफी और जूस में जो कॉमन पार्ट है वो 20% का है। कॉफी और जूस पीने वाले 20% हैं, तो ये पूरा अगर 20% है तो 5% कम कर दें तो जो 15% बच रहा है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करेगा जो केवल कॉफी और जूस लेते हैं। शब्दों का खेल है, केवल शब्द का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहां पे। कॉफी और जूस लेने वाले 20%, आप देखिए, और केवल कॉफी जूस लेने वाले 15%। इन 15% लोगों को इस सर्किल में तो आ नहीं सकते, तो केवल कॉफी और जूस लेने वाले 15%। ठीक, तीसरी इंफॉर्मेशन पर आए, और 20% लोग ऐसे हैं जो जूस और चाय लेते हैं। तो जूस और चाय लेने वाले 20% लोग हैं, ये पूरा 20% को शो कर रहा है, तो ये 5 कम कर देंगे तो 15% लोग ऐसे होंगे जो केवल चाय और जूस लेने वाले होंगे। तो चाय और जूस लेने वाले लोग थे 20%, तो केवल चाय और जूस लेने वाले होंगे 15%, क्योंकि इन 5% को हम हटा देते हैं। ठीक, अब आप ये देखिए कि इस सर्किल की टोटल है 40, जबकि इतने पार्ट का टोटल कितना आ गया? इसका 30। तो 30 अगर हम 40 से माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा? 10। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 10% लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं। मैंने आपको शुरुआत नहीं बताया था, अगर मैं बोलता हूं चाय पीने वाले 40% हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि चाय के साथ साथ जूस पीने वाले भी होंगे, चाय के साथ साथ कॉफ़ी पीने वाले भी होंगे, चाय के साथ साथ कॉफ़ी जूस दोनों पीने वाले भी होंगे। कई प्रकार के लोग होंगे इसमें। तो अगर हर प्रकार के व्यक्ति को हटा दिया जाए तो केवल चाय पीने वाला आप निकालोगे तो वो कितना आएगा? 10% आएगा। ऐसे ही अगर हम जूस पीने वाले, केवल जूस पीने वालों को निकालें तो 15 15 30 5 35 35 को इसमें से हम घटा देंगे तो 20% स्टूडेंट ऐसा हो, व्यक्ति ऐसा होगा जो केवल जूस पीता होगा। इसी प्रकार कॉफी पीने वाले हमारे 50% हैं, और 15 5 20 10 30 से हटा देंगे तो 20% जो व्यक्ति है वो ऐसा होगा जो केवल कॉफी पीता होगा। यहां आपने पूरा डेटा एनालिसिस कर लिया। अगर हम इन सभी को जोड़ देते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि कितने प्रतिशत लोग अलग अलग प्रकार के ड्रिंक्स लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम जोड़ें तो ये तो 40% था। इस पूरे सर्किल की वैल्यू में 40% लिख लेता हूं। 40% प्लस ये कितना हो गया? ये पूरा चला गया, 20 प्लस 15 35 हुआ 35, प्लस ये केवल 20 बच रहा है 20, तो ये कितना हो गया है? ये हो गया 75 95।
तो 95% लोग ऐसे हैं जो अलग अलग प्रकार का ड्रिंक लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये पार्टी में टोटल लोग हैं 100% लोग हैं, इसमें से 95% हैं, तो जो बच रहा है वो कितना होगा, वो होगा 5%। मतलब इनके अलावा 5% लोग पार्टी में और हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो किसी भी प्रकार का ड्रिंक नहीं लेते। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि कुछ भी ना पीना पसंद करने वाले लोग कितने होंगे, तो कुछ भी ना पीना पसंद करने वाले, तो ना पीने वाले लोग कितने होंगे, वो होंगे 5%, और यही हमारा आंसर है। आंसर हुआ 5%। तो थोड़ा एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, बैंक के एग्जाम में या सी सेट में इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा एनालिसिस करना है इसको, एनालिटिकल क्वेश्चन है, तो आप बड़े ध्यान से इसको समझ, और हम आगे भी एक दो क्वेश्चन और इस प्रकार के बनाते हैं।